नमस्कार, मैं गौरव मिश्रा भारतम एकेडमी पर भारतम पीसीएस पर पीवाईक्यू की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इकोनॉमी का पीवाईक्यू सेक्शन सीरीज है और इसमें हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस जो विभिन्न स्टेट पीसीएस हैं उनको लेकर किया गया है। हालांकि इसमें यूपीएससी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उनको डालने का रीजन है कि ताकि आप कॉन्सेप्चुअल तौर पर ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी समझ को डेवलप कर सके। तो ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। और इकोनॉमी का ये पीवाईक्यू है और हमने जो है इसको टॉपिक वाइज कर रहे हैं और हमने जो टॉपिक लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसको हमने पहला टॉपिक लिया है। और आरबीआई से बैंकिंग से क्वेश्चंस आते हैं, पर्याप्त मात्रा में आते हैं। इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो आरबीआई और बैंकिंग का ही रहता है। ठीक है, तो हम आरबीआई के जो है ना पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं और इसमें बीच बीच में आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। कुछ क्वेश्चंस इसलिए डाले गए हैं ताकि आपको उन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ये समझ पैदा हो जाए कि भाई मतलब इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं और ऐसा भी सवाल आ सकता है। वो भी आपको आगे आएगा तो मैं आपको ब्रीफ करता रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आरबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा साइड होकर ही पढ़ाऊंगा सो दैट आपको ये क्लियर दिखता रहे। ठीक है, तो अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो हिंदी में हमारा ऊपर इंग्लिश में दिया हुआ है और नीचे हिंदी में दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ठीक है, हमारा यानी कि आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई इज द बैंकर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकारों का बैंकर है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का कस्टोडियन या संरक्षक है। और चौथा स्टेटमेंट आपका कह रहा है आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। आरबीआई 1949 में स्थापित हुआ था। तो अब यहां पर सवाल हमारा क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, इस पे ध्यान देना है आपको। तो हमारे जो 4 स्टेटमेंट हैं इनमें से आप ध्यान दीजिए और 2 सेकंड के लिए आपको सोचिए कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आंसर पे आते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है कि आपका जो डी स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। ठीक है, डी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1949 में। नहीं, ये गलत है। आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, 1 जनवरी 1949 में। ठीक है, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ठीक है, और जब ये स्टैब्लिश किया गया था तब ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे स्टैब्लिश किया था, यानी कि कुछ निजी लोगों ने मिलकर इसको स्थापित किया था। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कोई मतलब सहयोग या योगदान नहीं था, बस एक आरबीआई एक्ट पारित किया गया था और उसी आधार पर कुछ निजी लोगों ने इसकी स्थापना की थी। तो स्थापना हुई थी 1935 में, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत, और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो हुआ था आपका 1949, 1 जनवरी 1949 में। ठीक है, बाकी आपके जो स्टेटमेंट हैं, बाकी स्टेटमेंट आपके सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, कि भारत का केंद्रीय बैंक है, बिल्कुल सही है। आरबीआई केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकारों का भी बैंक होता है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, तो यह भी एकदम सही बात है कि जो भी फॉरेक्स रिजर्व देश में है, ठीक है, उसका जो कस्टोडियन है वो भी कौन है, आरबीआई है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका आप लोग चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जस्ट मैं हट गया हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नेम द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हु ऑल्सो बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर। तो आरबीआई का कौन सा ऐसा गवर्नर था जो आपका जो है वित्त मंत्री भी आगे चलकर बना।
ठीक है। तो अब यहां पर जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो एच.एम. पटेल, सी.डी. देशमुख, सी सुब्रमण्यम, सचिन चौधरी। ठीक है, तो अब इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? अब ये मैंने क्वेश्चन क्यों डाला, ये कुछ ज्यादा ही फैक्चुअल हो गया। ठीक है, आप इसे ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि भाई सर ये तो आउटडेटेड क्वेश्चन है, ये पहले पूछा जा गया होगा। लेकिन मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर, मैंने इस चीज को समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना आप इस चीज को समझिए। तो इसमें कौन है, आंसर क्या होगा इसका, आप लोग सोचिए। चलिए देखते हैं। सी.डी. देशमुख, सी.डी. देशमुख जो थे वो आरबीआई गवर्नर भी थे और उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, सी.डी. देशमुख जो उनका पूरा नाम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है, पूरा नाम इनका क्या है, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ये लिखा हुआ है यहां पर। तो खैर पूरा नाम जानने की जरूरत नहीं, सी.डी. देशमुख बहुत इतना ही काफी है। और ये एक जो है ना मतलब अंग्रेजों के टाइम पर जब हमारा देश आजाद नहीं था उस समय एक सिविल सेवक थे और इन्हें जो है ना उसी समय जो है ना रिजर्व बैंक का जो है ना गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था जब हम आजाद हुए। ठीक है, तो इस बाकी का क्या आउटकम रहा या बाकी कौन थे, एच.एम. पाटिल कौन थे, इन सबके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं। बस एक ये है फैक्चुअल है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट मैं समझाऊं। ठीक है, तो लेकिन इस क्वेश्चन को रखने का मेन रीजन यही था कि ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि आपको जो ना होता है गुगली टाइप या बाउंसर टाइप का आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन, फिर देखिए यहां पर नॉट बीन द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि सी.डी. देशमुख भी आरबीआई के गवर्नर थे और वित्त मंत्री भी थे। अब मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी जो है आपके जो है ना आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं और बाद में वित्त मंत्री भी बने हैं नरसिम्हा राव सरकार में, और आगे जाकर फिर ये देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं। ठीक है, बहुत ही विद्वान इंसान थे। ठीक है, तो सी.डी. देशमुख के बाद आप मनमोहन सिंह का नाम भी याद रखिए। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का गवर्नर नहीं रहा है। ठीक है, तो आरबीआई का गवर्नर कौन नहीं रहा है, तो यहां पर ऑप्शन हमें दिया है कि मनमोहन सिंह ये तो थे। ठीक है, विमल जालान ये भी रहे हैं, सिंह रंगराजन ये भी रहे हैं। ठीक है, और आपके राजा जो जे चलैया हैं ये आपके जो है ना आरबीआई गवर्नर कभी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या कह रहा है, आपका आंसर है यहां पर डी। ठीक है, और डी आंसर है, और उसमें क्या है कि आपका एमंग द गिवन ऑप्शंस राजा जे चलैया हैज नॉट बीन द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दिए गए विकल्पों में राजा जे चलैया भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे। अब देखिए मैंने कुछ टाइमलाइन इसमें डाल दिया है क्योंकि मैंने बोला ना कि इस तरीके की एग्जाम में इस तरीके की गुगली आ सकती है। ठीक है, तो जो हमारा जो मैंने उस टाइमलाइन को लिया है जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में एलपीजी सुधार हुए थे, उसके बाद जो हमारे गवर्नर्स रहे हैं आरबीआई के, तो मैंने उनका एक थोड़ा सा टाइमलाइन आपको यहां पर ले लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं वो 82 से लेकर 85 तक आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हम 1991 के बाद देखते हैं तो हमारा 1992 से 97 तक सी रंगराजन थे, फिर विमल जालान थे हमारे 97 से लेकर 2003 तक, फिर उसके बाद हमारे वाईवी रेड्डी थे 2003 से 2008, डी सुब्बा राव थे 2008 से 2013, रघुराम राजन थे 2013 से 2016, और रघुराम राजन के बाद उर्जित पटेल थे 2016 से 2018, फिर शक्तिकांता दास थे 2018 से 2024 तक, और अभी जो एट प्रेजेंट हमारे चल रहे हैं 2024 से, वो हमारे चल रहे हैं संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये काम की जानकारी है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन भी पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में रहते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ नोट इशोएंस, नोट यहां पर नहीं एक्चुअली करेंसी होना चाहिए था।
ठीक है, करेंसी इशुएंस इज फॉलोड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि यहां पर कह रहा है कि नोट जारी करने या मुद्रा जारी करने, ठीक है, यहां पे करेंसी ज्यादा सही शब्द होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अब पीवाईक्यू है, ठीक है, तो पीवाईक्यू में जैसे यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया, यूपीए एलडीए में भी 1990 में पूछा गया, ठीक है, तो अब उसमें ऐसा ही दिया था, ठीक है, लेकिन जो सही शब्द होगा वो होगा करेंसी। तो करेंसी जारी करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा मेथड फॉलो करता है, ठीक है, कौन कौन से मेथड है? प्रोपोर्शनल फंड सिस्टम, आनुपातिक कोष प्रणाली, मिनिमम फंड मेथड यानी कि न्यूनतम कोष पद्धति, फिक्स्ड फिड्यूसरी मेथड, फिर या इसको हिंदी में कहेंगे निश्चित प्रत्यय पद्धति। देखिए मैंने इंग्लिश और हिंदी में इसीलिए लिया है कि आप भले ही हिंदी मीडियम हो, लेकिन कुछ मतलब 60% इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी जो है ना वो थोड़ा सा जटिल है हिंदी में, ठीक है, तो इसीलिए मैं सलाह भी देता हूं कि जब भी आप इकोनॉमी का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हिंदी में माध्यम के हैं, लेकिन इंग्लिश वाला जो है ना क्वेश्चन को रिफर करिए, कि जब आपने हिंदी का क्वेश्चन पढ़ लिया उसके बाद इंग्लिश वाले को जरूर रिफर कर लीजिए, कि वहां पर हिंदी का नाम ही ऐसा दे दिया, हो सकता हो आपको समझ में ना आए, तो इंग्लिश में आप कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, तो अब इसको सीआरआर को करके जो है ना इंग्लिश वाले सेक्शन में रहेगा, तो उसको आप जल्दी से पकड़ लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है? फिक्स्ड फिड्यूसरी मेथड यानी कि निश्चित प्रत्यय पद्धति, और उसके बाद है नन ऑफ द अबव। तो ये जो चार हमें जो मेथड दिए गए हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कि आरबीआई किस मेथड के तहत करेंसी या मुद्रा जारी करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फिक्स्ड फंड मेथड। इसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम भी कहते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम भी कहते हैं। इसको न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, हिंदी में क्या कहेंगे? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, एमआरएस, शॉर्ट में इसको एमआरएस कहते हैं, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। और इसको जो मिनिमम फंड मेथड है, न्यूनतम कोष पद्धति, मतलब ये भी एक नाम है, ठीक है। तो आप इसको एमआरएस कह लो, मिनिमम रिजर्व सिस्टम कह लो, या मिनिमम फंड मेथड इसको कह लो, कोई भी आप नाम लो, ठीक है, तो दोनों सेम ही है। इसके आधार पर जो आरबीआई है वो करेंसी जारी करता है। क्लियर? अब ये जो पद्धति थी ये हमारे देश में आरबीआई ने अपनाई थी 1955 में। 1955 में जो मुद्रा जारी करने के लिए आरबीआई ने एमआरएस सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाया था। अब उससे पहले हमारे देश में क्या था? प्रोपोर्शनल फंड सिस्टम, या आप जिसको कह लो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम था हमारे यहाँ, यानी कि आनुपातिक कोष प्रणाली थी। आनुपातिक कोष प्रणाली में क्या होता था कि आरबीआई जितना करेंसी या जितनी मुद्रा जारी करेगा उसका 40% आरबीआई को अपने पास रिजर्व में रखना जरूरी था, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आनुपातिक कोष प्रणाली की। जितना आरबीआई पैसा जारी कर रहा है बाजार में, उसका एक निश्चित परसेंटेज आरबीआई को अपने पास रिजर्व में रखना जरूरी था। तो इसीलिए इसको कहते थे आनुपातिक कोष प्रणाली, ठीक है। लेकिन जब हम आजाद हुए तो उसके बाद हमारे पास संसाधन बहुत सीमित थे, ठीक है, और उन सीमित संसाधनों को लेकर ही हमें विकास को आगे बढ़ाना था। इसके लिए सरकार को जो है ना मुद्रा छापना जरूरी था, सरकार को खर्च करना जरूरी था। और सरकार ने चूंकि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया था, मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अडॉप्ट किया था, तो उसके तहत सरकार को अपने खर्चे बढ़ाने पड़े। अब जब सरकार के पास नोट या पैसा नहीं होगा तो वो खर्च कहां से बढ़ाएगी सरकार? तो सरकार के लिए जरूरी हो गया था कि वो नई करेंसी को लगातार छपवाए, ठीक है। अब छपवाने के लिए 40% रिजर्व में रखना है, और हम जस्ट अभी आजाद हुए, हमारा बजट ही एक 500 करोड़ के आसपास का था जो पहला बजट पेश किया गया था। तो सरकार के पास, सरकार एक तरीके से बंधी हुई थी कि जो है ना आरबीआई के जरिए वो एक लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं प्रिंट करवा सकती थी। तो सरकार ने आरबीआई से सहमति करके और आरबीआई से बोला कि भाई आप जो है ये प्रोपोर्शनल फंड सिस्टम को छोड़ो और इसको छोड़कर मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व प्रणाली को, यानी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपना मतलब अडॉप्ट कर लो। अब इसके तहत क्या है? इसके तहत आरबीआई को सिर्फ 200 करोड़ का रिजर्व अपने पास मेंटेन करना है। इसमें गोल्ड भी होगा और उसके बाद जो है हमारा जो फॉरेक्स है वो भी होगा। तो 200 करोड़ का बस आरबीआई को मेंटेन करना है।
इतना रिजर्व मेंटेन करके आरबीआई जितनी मर्जी चाहे उतनी करेंसी बाजार में छाप कर डाल सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? या जितना चाहे उतनी करेंसी छाप कर सरकार को दे सकती है। बात क्लियर हो गई? तो आरबीआई किस प्रणाली पर जो है ना हम मुद्रा को जारी करता है? वो प्रणाली है मिनिमम फंड मेथड या न्यूनतम कोष पद्धति। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्लियर है? आंसर हमारा क्या है? आंसर बी। उसके बाद इसमें दिया हुआ कि कौन किस किस तरीके के आपके सिस्टम है करेंसी को जारी करने के, वो 5 सिस्टम यहां पर लिखे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ओके, अगला सवाल क्या कह रहा है? हु इज द फिस्कल एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, मौद्रिक एवं वित्तीय मामलों में सरकार का राजकोषीय एजेंट और सलाहकार कौन है? तो स्पष्ट है भाई, यहां पर नाबार्ड दिया है, एसबीआई दिया है, आरबीआई दिया है, नन ऑफ द अबव दिया है। तो हमने पहले क्वेश्चन में ही पढ़ लिया था कि आरबीआई जो है ना सरकार का बैंक है और राज्य सरकारों का भी बैंक है। तो यहां पर अब सरकार का जब बैंक है तो सरकार का एजेंट कौन होगा यहां पर? ठीक है, वित्तीय मामलों में और मौद्रिक मामलों में सरकार का एजेंट और सलाहकार कौन होगा? जाहिर है आरबीआई होगा। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है या मौद्रिक और वित्तीय मामलों में भारत सरकार का राजकोषीय एजेंट है। ठीक है, साथ ही सलाहकार भी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें समेकित निधि, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके बाद कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। ठीक है, ये आप पॉलिटी के तहत पढ़ेंगे कि सरकार के किस तरीके के कौन कौन से अकाउंट या फंड होते हैं। ठीक है, तो हमारा आकस्मिक निधि और उसके बाद हमारा आपका समेकित निधि और सार्वजनिक खाते, इनसे जो है ना पैसा निकालने की जो विधि है, जो नियम है, वो सरकार बनाती है और इसमें जो सलाहकार और इसका जो मैनेजमेंट और प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई करता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैं हट रहा हूं, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर देखिए, ठीक है, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूपीपीएससी 2008 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक का कौन एक फंक्शन को क्या कहेंगे? कौन सा एक कार्य नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा एक कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है? आप लोग भी जो ना पॉज करके सोचते जाइएगा। ठीक है, पहला क्या है? क्रेडिट कंट्रोल। दूसरा क्या है? एज एपेक्स बॉडी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। उसके बाद तीसरा क्या है? फंक्शन क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और चौथा है क्रेडिट क्रिएशन। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इन चारों में से कौन सा एक काम है जो आरबीआई का नहीं है? तो क्या क्रेडिट कंट्रोल है? हाँ है। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल यानी कि साख का नियंत्रण। अब साख का नियंत्रण क्या होता है? साख क्या होता है मैं आगे बता रहा हूं। ठीक है, अब ये क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई या साख का नियंत्रण आरबीआई कैसे करता है? आरबीआई करता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। सरकार की क्या होती है? सरकार की होती है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। ठीक है, और आरबीआई का क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मेन उद्देश्य होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्राइमरी फोकस। और मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी फोकस होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का वन ऑफ द गोल है, बट प्राइमरी गोल नहीं है। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाकर या मौद्रिक नीति के जरिए आरबीआई अर्थव्यवस्था में पैसे को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, बैंकों के जरिए। अब
जब पैसे जो है ना रेगुलेट होंगे तो बैंक भी उसी आधार पर रेगुलेट मतलब कि नियंत्रित होंगे कि वो कितना ऋण देंगे कितना ऋण नहीं देंगे। अगर आरबीआई ज्यादा फ्लो कर देगा अर्थव्यवस्था में पैसे का तो बैंक ज्यादा लोन देने लगेंगे, अगर आरबीआई फ्लो को कम कर देगा तो बैंक कम ऋण दे पाएंगे। और साख क्या होता है, बैंकों के ऋण देने की जो क्षमता होती है उसे ही हम साख या क्रेडिट कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर बैंकों का जो क्रेडिट कंट्रोल है वो कौन कर रहा है? आरबीआई। तो क्रेडिट कंट्रोल या साख का नियंत्रण आरबीआई का काम है? हाँ है। और कैसे है? यहां पे आप लिख लीजिए, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मौद्रिक नीति के जरिए। दूसरा क्या है? आरबीआई एज अपेक्स बॉडी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई क्या मतलब कि जो हमारे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं उनकी एक शीर्ष संस्था है? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि बैंक सरकार का बैंक होने के साथ साथ आरबीआई बैंकों का भी बैंक होता है। ठीक है, सभी बैंक अपना अकाउंट आरबीआई के पास मेंटेन करते हैं। जब मुसीबत आती है तो आरबीआई के पास ही ऋण लेने जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होता है? जो हमारे आरबीआई एक्ट है उसकी एक सूची है, एक्ट 1934 जो हमारा आरबीआई एक्ट है, उस सूची में जो भी बैंक सूचीबद्ध हैं, नॉर्मली सभी बैंक होते हैं, तो इसीलिए इनको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी सामान्य तौर पर आप बैंक कह रहे हो उनको सही तरीके से किया कहा जाए तो उनको कहा जाएगा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, जितने बैंक आप देखते हो ऑलमोस्ट सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं। ठीक है, अब उनके लिए शीर्ष संस्था कौन है? तो आरबीआई। तो ये भी एक आरबीआई का काम हो गया। तीसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मौद्रिक नीति का निर्माण करना। तो ये तो मैं ऊपर चर्चा कर ही चुका हूं कि मौद्रिक नीति किसकी होती है? आरबीआई की। अब चौथा है क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि साख का सृजन। हिंदी में कहेंगे, यहां पर ऋण सृजन लिखा है, आप इसको साख सृजन सही शब्द यूज करिए। ठीक है, ऋण सृजन थोड़ा कम सही है, साख सृजन ज्यादा अच्छा है। तो साख का सृजन करना क्या ये आरबीआई का काम है? नहीं, साख को नियंत्रित करना आरबीआई का काम है, लेकिन साख सृजन करना कमर्शियल बैंक को, जो हमारे वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक्स का काम है। ठीक है, कई जगह इसको गलत पढ़ाया जाता है और कई अनुभवी टीचरों ने भी इसको यहाँ पर मतलब इस टॉपिक पे गलत पढ़ाया है। आप इस चीज को ध्यान रखिए। जो सही तथ्य क्या है वो ये है कि साख का सृजन करना बैंकों का काम है, आरबीआई का काम नहीं है। साख को नियंत्रित करना आरबीआई का काम है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इनमें से कौन सा फंक्शन आरबीआई का नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी है। Among the given options, credit creation is not the function of RBI. ठीक है, is not the function of Reserve Bank of India RBI because providing credit to general public is done by the commercial banks. ठीक है, तो यहां पर क्या दिया है कि मतलब कि साख का निर्माण भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है, क्योंकि आम जनता को क्रेडिट देने का काम कमर्शियल बैंक या ऋण देने का काम कमर्शियल बैंक करते हैं। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स फॉरेन कमर्शियल बोरोइंग, एफसीबी। ठीक है, फॉरेन कमर्शियल बोरोइंग को हिंदी में क्या कहेंगे? विदेशी वाणिज्यिक उधारी। ठीक है, इसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी कहते हैं, यानी कि बाहरी वाणिज्यिक उधारी। इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में कहेंगे बाहरी वाणिज्यिक उधारी। ठीक है,
वो कुछ भी आप कहें, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहें या फिर फॉरेन कमर्शियल बोरोइंग कहें, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, तो इसको कौन रेगुलेट करता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले आरबीआई के कार्यों में कि आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होता है, फॉरेक्स रिजर्व का कस्टोडियन होता है। ठीक है, अब जो बाहर से उधारी आती है वो भी तो विदेशी मुद्रा में ही आती है, तो इसको रेगुलेट भी कौन करेगा? तो इसको भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट ये समझिए कि ये फॉरेन कमर्शियल बोरोइंग जो है या जिसको हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बाहरी वाणिज्यिक उधारी या विदेशी वाणिज्यिक उधारी, ये करता कौन है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सरकार की ये उधारी नहीं होती है। ये उधारी जो हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं और हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनको हम पीएसयूज कहते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पीएसयू हैं वो हालांकि वो सरकारी ही हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट तौर पे काम करते हैं। ठीक है, तो वो जो हमारे उपक्रम है, जो हमारी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां और जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो कंपनियां इसको यूज करती हैं या फिर ये इसके जरिए बाहर से उधार प्राप्त करती हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, सरकार की उधारी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब इसको रेगुलेट कौन करता है? तो चूंकि आप बाहर से अगर लोगे तो विदेशी मुद्रा में ही उधारी मिलेगी, रुपया तो बाहर चलता नहीं है, तो इसको रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई करेगा, जाहिर सी बात है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो कौन रेगुलेट करता है इसको? सेबी। गलत है, सेबी तो आपका स्टॉक मार्केट वगैरह के लिए होता है। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गलत है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें विदेशी मुद्रा इसमें जुड़ी हुई है। बाहर से उधारी के तौर पे क्या आता है? विदेशी मुद्रा आती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको रेगुलेट कौन करेगा? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग या फिर फॉरेन कमर्शियल बोरोइंग को रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई। क्लियर? चलिए, अब इसका डिस्क्रिप्शन यहां देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सब करता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट्स पर, स्टेटमेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? कथनों पर। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला कथन क्या कह रहा है? आरबीआई भारत के मौद्रिक प्राधिकरण, मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? करेंसी नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? आरबीआई कमर्शियल बैंकों को विनियमित एवं उनकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो अब इसमें पहला कथन क्या है हमारा? आरबीआई एक्ट्स एज मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आरबीआई भारत के मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही बात है। तो पहला आपका सही है ना? ठीक है, पहला तो सही हो गया। उसके बाद करेंसी नोट्स आर इशूड बाय आरबीआई व्हाइल कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहां पर एक बड़ा पेच है। अगर बोल देता ऑल मतलब की करेंसी नोट्स, अगर ऑल करेंसी नोट्स अगर कह देता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि सभी करेंसी जो नोट हैं वो आरबीआई जारी नहीं करता। 1 रुपए का नोट जारी करती है भारत सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री, और जिसपे जो सिग्नेचर होते हैं वो सिग्नेचर होते हैं वित्त सचिव के। ठीक है, अब चूंकि यहां पर ऑल नहीं लिखा है, तो इन जनरल टर्म्स में जो है ना, करेंसी नोट्स आर इशूड बाय आरबीआई व्हाइल कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको मैं, इस स्टेटमेंट को मैं सही मान के चलूंगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा ये भी बात सही है कि जो कॉइन्स हैं वो कॉइन्स आरबीआई जारी नहीं करता है। कॉइन्स को बनाने के लिए मिंट होते हैं, और इन मिंट को स्थापित कौन करती है? भारत सरकार। चाहे वो 200 रुपए, चाहे वो 1 रुपए का 25 पैसे का कॉइन हो, और चाहे वो 1000 रुपए का कॉइन हो, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है।
वो जितने भी कॉइन है वो भारत सरकार ही जारी करती है। कहीं कहीं यहाँ पर जो है ना डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, जैसे आप गूगल वगैरह करोगे, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी कॉइन हो वो भारत सरकार ही जारी करती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो मैं इस दूसरे स्टेटमेंट को भी सही मान के चलूंगा। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट क्या है? आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग कमर्शियल बैंक्स। तो हमने अभी चर्चा कर ही ली कि वाणिज्यिक बैंकों को विनियमित वगैरह करने के लिए आरबीआई जिम्मेदार है। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, तीनों ही सही हैं। ठीक है, देख लेते हैं आंसर क्या है। हाँ, डी है इसका आंसर, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या कह रहा है? आरबीआई इज इंडियाज मॉनेटरी अथॉरिटी, इट परफॉर्म्स सेवरल सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस इंक्लूडिंग करेंसी मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि मुद्रा का प्रबंधन आरबीआई करता है। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मुद्रा का प्रबंधन कैसे करता है आरबीआई? मॉनेटरी पॉलिसी बना के। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, और उसके बाद बैंकों का नियमन और पर्यवेक्षण करता है आरबीआई। तो हाँ बिल्कुल करता है। उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम और पेमेंट सिस्टम को भी रेगुलेट और इसका पर्यवेक्षण करता है, तो इसका भी करता है। ठीक है, तो वित्तीय प्रणाली आपकी जो है और भुगतान प्रणाली का नियमन और उसका पर्यवेक्षण भी आरबीआई ही करता है। कैसे करता है? आपने एक नाम सुना होगा, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये किसका टूल है? आरबीआई का ही टूल है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो भुगतान प्रणाली हो, वित्तीय प्रणाली हो, आपका मुद्रा हो, करेंसी हो, इन सबका नियमन, पर्यवेक्षण, बैंकिंग हो, सब कुछ कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विद रेफरेंस टू मनी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पैसे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। ठीक है, अब कथन क्या क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक्स कैन फंक्शन एज मनी। ठीक है, यानी कि कमर्शियल बैंकों में, वाणिज्यिक बैंकों में डिमांड डिपॉजिट को हिंदी में कहेंगे मांग जमा। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट पैसे की तरह काम कर सकते हैं, यानी कि मांग जमा पैसे की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट को हिंदी में क्या कहेंगे? लिख देता हूं मैं यहां पे, मांग जमा। ठीक है, और यहां पर वाणिज्यिक बैंक, तो वाणिज्यिक बैंकों में जो मांग जमा है वो पैसे की तरह काम कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर जनरली क्लासिफाइड एज डिमांड डिपॉजिट। जो हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट को हिंदी में क्या कहेंगे? फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब जो एक निश्चित अवधि के लिए जमा कर दिए जाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, सावधि जमा, हाँ देखिए बताया सर ने, सावधि जमा। तो इसको फिक्स्ड डिपॉजिट को हिंदी में कहेंगे। एक्चुअली हिंदी के शब्दों में थोड़ी दिक्कत तो मुझे है, सावधि जमा। ठीक है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट यानी सावधि जमा को आमतौर पर मांग जमा के तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है चेक्स ड्रॉन ऑन डिमांड डिपॉजिट्स कैन बी यूज्ड फॉर सेटिंग ट्रांजैक्शंस, यानी कि मांग जमा पर मतलब कि मांग जमा पर जो चेक जारी किए जाते हैं, ठीक है, या चेक का जो इस्तेमाल किया जाता है लेन देन निपटाने के लिए, ठीक है, वो भी जो मनी के तौर पर कंसीडर किए जा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, इस सवाल को हल करने का आपको यहां पर एक चीज समझना होगा। यहां पर जो सवाल के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, या सवाल के पीछे की, सवाल बनाने वाले की जो सोच है, वो सोच यहां पर जो है ना तरलता या लिक्विडिटी को लेकर इसने ये सवाल बनाया है। ठीक है, कि अगर कोई भी एसेट वो तरल है, ज्यादा अधिकतम तरल है, तो हम उसे मनी के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो लिक्विडिटी है, एसेट की लिक्विडिटी, ठीक है, संपत्ति की जो लिक्विडिटी, तरलता है, उसके आधार पर यह क्वेश्चन बनाया गया है। तो जो मतलब जिन्होंने ये तरलता के बारे में पहले पढ़ा होगा या रेगुलर क्लासेस में मैं आगे कभी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यहां पर संपत्तियों की तरलता के आधार पर यह कहा गया है कि आप तय करिए कि क्या हम उसको मनी के तौर पर, मुद्रा के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर मुद्रा के तौर पर हम उसी को कंसीडर करेंगे जो ज्यादा लिक्विड होगा। क्लियर?
अब हम देखते हैं कि तीनों स्टेटमेंट में कि हमें क्या क्या है जो हमें लिक्विड एसेट हमें दिखाई दे रही है। मांग जमा, जो कमर्शियल वाणिज्यिक बैंकों में जो हमारी मांग जमा होती है वो क्या पैसे की तरह काम कर सकती है? तो जो हमारा जो हमने जमा कर दिया किसी बैंक में, तो वो कितना लिक्विड है? तो उसको हम आज के दौर में अगर देखें तो ऑलमोस्ट 100%, नियर टू 100% भी कह सकते हैं वो लिक्विड मतलब तरल है कि नहीं है? है, बिल्कुल है, क्योंकि आप यूपीआई यूज करते हो, आप 2 सेकंड के अंदर 2 रुपए, 10 रुपए, 2,000 रुपए पेमेंट करना तुरंत हो जाता है, आता तो अकाउंट से ही है ना। और उसके बाद अगर आप, रही बात आप एटीएम लेके घूम रहे हैं, तो ये मांग जमा ऐसा है कि आप किसी भी वक्त आप चाहो तो वो आपको जो है ना, आपको पैसा आपके हाथ में कैश के रूप में मिल जाएगा। तो इसको हम नियर टू ऑलमोस्ट, ये जो ना 100% तरल हो गया। तो क्या हम मांग जमा को पैसे की तरह ट्रीट कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट को? बिल्कुल कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा क्या है, फिक्स डिपॉजिट को आमतौर पर डिमांड डिपॉजिट के तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। रीजन, फिक्स डिपॉजिट या जिसको हम हिंदी में कहते हैं सावधि जमा, सावधि जमा एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए होता है कि 5 साल के लिए जमा कर दिया, 10 साल के लिए या 2 साल के लिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप उसमें से, ऐसा नहीं कि आप उसमें से पैसा निकाल नहीं सकते, लेकिन आप निकालेंगे तो आपके ऊपर कोई भी शुल्क या फाइन कुछ भी आपके ऊपर लगेगा, ठीक है। तो आप उसको जो है ना ज्यादा लिक्विड, मतलब कि आप उसको मांग जमा के तौर पर नहीं आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। मांग जमा में क्या है कि आप जब चाहे जितना चाहे निकाल लो अपने अकाउंट से, और उस पर आपको कोई फाइन नहीं देना, आपको कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन जब आप फिक्स डिपॉजिट को तुड़वाने जाएंगे बैंक में, तो वहां पर जो बैंक मैनेजर वो आपसे आपको एक बार बैठा के समझाएगा, और अंत में आप जब नहीं मानेंगे तो कह देगा ठीक है, आपको निकालना है तो निकाल लीजिए, आप अपनी एफडी तोड़वा लीजिए, लेकिन हम आपके ऊपर इतना फाइन चलाएंगे, वो फाइन मारेंगे। तो वो निकाल, उसको हम, जो हमारा सावधि जमा है उसको हम मांग जमा, या जो हम इंग्लिश में बोले तो फिक्स डिपॉजिट को हम दैट डिमांड डिपॉजिट के तौर पे कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब तीसरी चीज कह रहा है कि डिमांड डिपॉजिट पर जारी किए गए चेक का इस्तेमाल लेन देन निपटाने के लिए किया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है भाई। डिमांड डिपॉजिट पे अगर मान लीजिए चेक्स ड्रॉन ऑन डिमांड डिपॉजिट कैन बी यूज्ड फॉर सेटिंग अप ट्रांजैक्शन, तो हाँ करते ही हैं। अधिकांश भुगतान जब आप देखेंगे प्रोफेशनल वर्ल्ड में, तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू और या फिर चेक के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। तो लेन देन निपटाने के लिए हम मांग जमा पे जो चेक जारी किए जाते हैं उनका हम यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमारा स्टेटमेंट गलत आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? हमारे स्टेटमेंट नंबर 2 गलत आ रहा है। बाकी तीसरा स्टेटमेंट भी सही है और पहला स्टेटमेंट भी सही है। क्लियर? तो अब ये कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कौन सा सही है? तो यहां पर ऑप्शन आपके पास क्या दिए हैं? ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। 4 ऑप्शन है, जो उनमें से 2 नीचे दे दिए हैं, तो दोनों सेम ही दे दिए हैं। हाँ, इधर दिए हुए, सॉरी। तो ए हमारा क्या कह रहा है? 1 और 2। तो 1 और 2 क्या हमारा ये सही है? तो नहीं, ये वाला तो गलत है, क्योंकि 2 तो गलत है हमारा। अब यहां पर आप इसको जो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जिनमें जिनमें 2 है उनको उड़ा दीजिए। इसमें भी 2 है, उड़ा दिया, इसमें भी 2 है, उड़ा दिया। तो अब आंसर आपका क्या बचा? 1 और 3। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या हुआ आपका? बी। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या दिखा रहा है? बी। क्लियर? अब इसको जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो चीजें हमने चर्चा की हैं वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, द फाइनेंशियल ईयर फॉर बैंक्स इन इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, बट व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर फॉर आरबीआई? ठीक है, ये फिर जो है ना थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। तो आरबीआई के लिए वित्तीय वर्ष क्या है? अब ये सवाल पूछा गया था 2013 में। अब अगर 2013 के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको देखें, तो हमारा उस समय जो हमारा वित्तीय वर्ष आरबीआई का चलता था वो जुलाई से जून चलता था, ठीक है। 2013 में जो वित्तीय वर्ष था ये था, लेकिन 2021-20 से हमारा जो है आरबीआई का वित्तीय वर्ष भी अप्रैल से मार्च कर दिया गया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो पहले आरबीआई का जुलाई से जून होता था वित्तीय वर्ष, ठीक है। बाकी सभी पूरे बाकी भारत सरकार के लिए और बाकी अन्य जो वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंक हैं, सबके लिए वित्तीय वर्ष होता था अप्रैल से मार्च।
एक आरबीआई ऐसा था जिसका जुलाई से जून होता था, लेकिन 2020-21 में इसको भी जो है ना इन्हीं के साथ सिंक्रोनाइज करके अप्रैल से मार्च कर दिया गया। तो आरबीआई का भी वित्तीय वर्ष अब कब से है? अप्रैल से मार्च है। अब ये 2013 में पूछा गया तो उस समय आपका आंसर होता ये, लेकिन अब अगर ये सवाल अगर फ्यूचर में कभी आता है आपके किसी भी उसमें, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? द फाइनेंशियल ईयर फॉर आरबीआई इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, अर्लियर इट वाज जुलाई टू जून। ड्यू टू दिस ट्रांजिशन द अकाउंटिंग ईयर 2020 टू 2021 वाज 9 मंथ। एक्चुअली आपको याद होगा कि जब सरकार बनी थी तो उस समय जो है ना जुलाई में मतलब कि जो वर्तमान सरकार है, यही सरकार पिछली बार भी चुन के आई थी, तो उस समय शायद ये जुलाई में वो बजट वगैरह कुछ आया था, तो कुछ ऐसी घटना हुई थी। तो उस समय जो है ना हमारा जो है जुलाई से जून तक, जुलाई से चीजों को काउंट किया गया था और ऐसा कुछ हुआ था घटना। ठीक है, कि 9 महीने का ही हमारा वित्तीय वर्ष रह पाया था। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने उठा के अब आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है वो उठा के कर दिया, बोला भाई अब आपका भी जो है ना अप्रैल से मार्च ही रहेगा। तो ये फैक्चुअल है, याद कर लीजिए, क्या कॉन्सेप्ट समझाएं। क्लियर? तो ये रहे हमारा आरबीआई को लेकर हमारा जो पीवाईक्यू सीरीज है। यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस, उनको ध्यान में रख के ये सीरीज शुरू की गई है। ठीक है, ये आपने इकोनॉमी का पीवाईक्यू देखा जो भी टॉपिक वाइज चल रहा है। अब उसके बाद हमारा जो है इसी क्रम में हमारा ज्योग्राफी का भी पीवाईक्यू होगा जो राम सर लेंगे। ठीक है, और वो भी स्टेट पीसीएस को ही फोकस में रखकर और टॉपिक वाइज डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये क्लासेस रेगुलर रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी, डेली रहेंगी। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, नमस्कार।